हे एवरीवन, तौसीफ हमीद यार। वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, उसका आज हम पार्ट सेकंड लेके आए। सेकंड लेक्चर है उस सीरीज़ का। तो आपको याद है फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है, और जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे वो क्या है, वो फेडरल है या यूनिटरी है। फेडरल प्रिंसिपल की बात की थी हमने, प्रोफेसर वेयर की ऑब्जर्वेशन की बात की थी, और एंड पे हम फेडरल एलिमेंट्स की बात की थी, और एंड पे कंक्लूजन ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम आए थे। इसमें हम बात करेंगे ये वाले पार्ट में कि व्हाट आर दोज फीचर्स विच मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक एंड विच डिस्टिंग्विश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाकी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों मतलब क्या डिफरेंस है इनमें, और ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स है, जैसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, एडल्ट सफरेज, सिंगल सिटीजनशिप, सेक्युलर स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या जुडिशल रिव्यू। ये कुछ फीचर्स है जिनके बारे में हम इलॉबरेटिवली पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और क्यों ये फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब अगर हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट फीचर अगर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, which makes it a unique constitution among all the constitutions in the world. It is literally the bulkiest constitution of world. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें टोटल जो खाली 7 आर्टिकल्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स टोटल है। वहीं पे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो 147 है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंथीएस्ट एंड बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब स्टार्टिंग में बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे इसमें 395 आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स, और इसमें जो है 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, चाहे वो 7th अमेंडमेंट हो, चाहे वो 42nd अमेंडमेंट की बात हो, 44th या 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, तो इसमें जो 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट एंड मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद केशवानंद भारती केस भी आया था प्रोबेबली 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इतने सारे अमेंडमेंट्स करने के बाद अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो है 448, और 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना बल्किएस्ट एंड लेंथीएस्ट है अमंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस आउट देयर इन द वर्ल्ड। अब रीज़न ये है कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना जो है एलॉबरेटिवली दिया गया है, इतना लेंथीएस्ट क्यों दिया गया, कुछ रीज़न्स है इसके अगर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि जितने जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उन्होंने जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको प्रॉपरली स्टडी किया, उनके प्रोज एंड कॉन्स को जानने की कोशिश की कि जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके ड्रॉबैक्स क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है। तो उनको जो वहाँ पे सही लगा, जो अच्छी चीज़ें लगी, वो उन्होंने लाई वहाँ से। एक चीज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली, एक चीज़ यूके कॉन्स्टिट्यूशन से ली, एक चीज़ आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ली, जर्मन से एक ली, कनाडियन से एक ली। तो वहाँ से जो मेजर चीज़ें उन्होंने ली, उस चक्कर में जो उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज से ये डिराइव किया या इंस्पिरेशन ड्राइव की,
तो उस चक्कर में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत लेंथीएस्ट हो गया और बल्किएस्ट हो गया। अब देखिए फंडामेंटल जो पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स की बात जो है उसको हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अगर आप इमरजेंसी पावर्स की बात करें उसको हमने जर्मन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया, या एट द सेम पॉइंट पर अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें जो पार्ट फोर्थ में है उसको हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो ये कुछ रीज़न, ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। एक और इसके लिए रीज़न है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ सेंटर के लिए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं या रूल्स दिए गए हैं टू गवर्न द कंट्री, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें स्टेट के लिए भी दिए गए हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी रूल्स दिए गए और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी रूल्स दिए गए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में खाली यूनियन को जो है वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं यूनियन के लिए, और स्टेट्स को छोड़ा है अपने तक कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यूनियन के लिए जो है वो आर्टिकल्स दिए हुए या रूल्स जो है वो दिए गए हैं। और इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ना सिर्फ फंडम पार्ट थर्ड है बल्कि पार्ट फोर्थ भी इसमें जो है इलॉबरेटिवली डिफाइन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ सिटीजन्स को अपने राइट्स फंडामेंटल राइट्स दिए गए बल्कि पार्ट फोर्थ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, हालांकि वो जस्टिसेबल नहीं है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बट वो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए एज ए पार्ट फोर्थ जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। दीज आर द फ्यू रीजंस विच मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडिया कंट्री जो है बहुत वास्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, रिलीजन का मतलब बहुत सारे रिलीजन है इस कंट्री में जो फॉलो हो रहे हैं या प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड करनी पड़ी। दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीचर विच मेक्स इट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सेकंड जो इसका साइलेंट फीचर है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो यहाँ पे जो है हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लिया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इसको हमने इन वन पीस ऑल इन वन पीस जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पे चल रहा था वैसे हमने यहाँ पे भी लाया। और ये सिर्फ ना सिर्फ हमने इस यूनियन में रखा, एट द सेंट्रल स्टेट रखा, सेंट्रल लेवल पे रखा, बल्कि इसको हमने स्टेट में भी वैसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया। और यहाँ पे जो है बेसिकली जो एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर, और ये इसको हम तभी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट एक मेयर कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। असल एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। और ये जो इस टाइप पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है बाय द पीपल थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, और ये इनका टर्म जो होता है वो 5 इयर्स का होता है, और ये रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टली होते हैं टू द लेजिस्लेचर। एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम जो यहाँ पे अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे अमेरिका में खाली प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिनकी जो प्रेसिडेंट होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो उसमें वेस्ट होते हैं, और वो उसकी टर्म जो है वो खाली 4 इयर्स होती है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो अमेरिका में अभी चल रही है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है टू द सेनेट, जिसको हम कांग्रेस भी कहते हैं।
और जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट के साथ जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और वो प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल उसी को होते हैं. दैट इज द सेकंड फीचर, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच काइंड ऑफ मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. अब तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, विच इज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये वाला फीचर है, इट इज इन टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट्स है उन्होंने वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इस बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं, वेदर इट इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर इट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट. तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे एक स्पेशल मेथड यूज किया जाता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. बट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे एक सिंपल मेजोरिटी से या सिंपल प्रोसेस से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ये यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे भी है जो ओनली बाय रिजिड मेथड जो है वो अमेंड हो सकते हैं. मतलब यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी आपको होनी चाहिए प्लस हाफ ऑफ कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री, हाफ ऑफ द स्टेट्स. तो एक तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस इनकी कंसेंट होनी चाहिए. एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम कुछ प्रोविजंस ऐसे भी है जो बाय फ्लेक्सिबल नेचर से भी अमेंड हो सकते हैं. वहाँ पे आपको सिंपल एक मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए पार्लियामेंट में खाली टू अमेंड दोज प्रोविजंस. वहाँ पे ये कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तभी हम ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब कुछ प्रोविजंस बाय रिजिड मेथड से भी अमेंड हो सकते हैं, कुछ प्रोविजंस बाय फ्लेक्सिबल मेथड से भी अमेंड हो सकते हैं. दैट इज द थर्ड पॉइंट. अब अगर हम बात करेंगे विच इज यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, जो आयरन जेनिंग्स था उन्होंने ये बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट था, ये एज पर आयरन जेनिंग्स है. और दूसरी बात इन्होंने एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कही थी कि कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से, ऑर्डिनरी अमेंडमेंट से जो है वो अमेंड होने चाहिए थे, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेट है क्योंकि वो उनके मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत कॉम्प्लिकेट था. तो यहाँ पे इनकी बात जो है वो कहीं ना कहीं उसका क्रिटिसाइज भी होगा या वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो वैलिड नहीं रहती है. क्योंकि अगर हम अभी तक देखें तो देयर आर मोर देन 100 अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ. तो अप्रोक्सीमेटली 104. तो जेनिंग्स की जो ऑब्जर्वेशन थे रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द अमेंडमेंट इज कंसर्न, आई थिंक वो यहाँ पे खत्म या वो यहाँ पे इनवैलिडेट होती है. अब अगर हम फोर्थ यूनिक फीचर की बात करेंगे, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम पार्ट 3 देखेंगे तो वो डील करता है विद द फंडामेंटल राइट्स. वो जस्टिसेबल है बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ और वो क्लियरली राइट्स देते हैं किनको, सिटीजन्स को. तो अगर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 जो है वो डील करते हैं विद द पार्ट 3 विद द फंडामेंटल राइट्स. ये वो राइट्स है, दे आर बेसिकली द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द स्टेट. ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं टू मेक सच अ लॉ विच में वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द और विच में वायलेट द राइट्स ऑफ द पीपल और राइट्स ऑफ द सिटीजन. तो यहाँ पे ये बेसिकली एज ए प्रोहिबिशन है अगेंस्ट द स्टेट. और ये राइट्स जो है ये दिए गए हैं सिटीजन्स को फ्रॉम आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35. अब ये है कि अगर स्टेट ने मतलब यहाँ पे स्टेट को जो है रोका जाता है टू मेक सच लॉ एंड सच लॉ विल बी, अगर कोई किसी मतलब कभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया, ऐसा कोई लॉ बनाया विच विल टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो सच लॉ विल बी अवॉइड एब इनिशियो एंड विल बी डिक्लेयर्ड बाय द, इट विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट्स. हालांकि यहाँ पे ये बात सही है कि मतलब राइट्स अगर होंगे बट देयर शुड बी द a machinery which can enforce such rights
ऑफ द सिटीजन्स। तो यहाँ पे कोर्ट्स जो है हम कोर्ट के थ्रू वो लॉज जो है एनफोर्स करा सकते हैं, ये राइट्स जो अपने एनफोर्स करा सकते हैं और उन लॉज को हम कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ राइट्स जो है, यहाँ पे हम अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बचा सकते हैं। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स में हैबस कॉर्पस है, मैंडामस है, या प्रोहिबिशन है, या को वारंटो है। एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम देयर इज अनदर वन दैट इज सर्शियरी। तो सच दीज आर हमारे पास काइंड ऑफ 5 वेपन्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इफ वी फील दैट आवर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मेक्स इट यूनिक इन द वर्ल्ड। At the same point of a time, there is one more silent feature, that is directive principles. पार्ट 4 की अगर हम बात करेंगे, पार्ट 4 अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे, वो डील करता है विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये बेसिकली जस्टिशिएबल नहीं है बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ। ये वो प्रिंसिपल्स है, ये वो रूल्स है जो गवर्नमेंट को काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क देते हैं हाउ टू गवर्न द स्टेट और हाउ टू गवर्न द कंट्री। बट अगर गवर्नमेंट वो ये चीजें ना इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए, वी कैन नॉट टेक द गवर्नमेंट और वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन, कोर्ट कैन विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज फार एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंसर्न, बिकॉज दे आर नॉट जस्टिशिएबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये वी कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर वो ये इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम सेटल इलेक्शन के टाइम पे ये गवर्नमेंट को जो है वो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है पब्लिक को कि हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने में फेल क्यों रहे। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ऑल्दो नॉट जस्टिशिएबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बट इलेक्शंस के टाइम पे गवर्नमेंट को वो चीज़ भी मद्देनजर रखनी पड़ती है। अब एक और पॉइंट जो है यहाँ पे वो है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आई थिंक फॉर मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी और कंक्लूजन पे हम आए थे दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट यस देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जो कि वेयर एज पर वेयर्स ऑब्जर्वेशन वो हम उतने स्ट्रिक्ट मैनर में फेडरल प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक इसका यूनिक जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका वो ये है कि ये ऑल्दो फेडरल है, स्टेट को अपने पावर्स है, सेंट्रल को अपने पावर्स है और दोनों अपने अपने जगहों पे काम करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी जितने भी स्टेट पावर्स होते हैं वो ओवरराइड करता है सेंटर, और ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू डू सर्टन थिंग्स। जो स्टेट का सब्जेक्ट है उस पे भी सेंटर ही डायरेक्ट कर सकता है किसको, स्टेट को, कि आप ऐसा काम करें वैसा काम करें। सो विच मेक्स एज a unique feature of the Indian constitution that although it's a federal constitution, but when it comes to emergency, I'm repeating it, that when it comes to emergency it has a strong centralizing tendency कि वहाँ पे सेंट्रल जो है वो ओवरराइड करता है पावर्स किसके, स्टेट के। तो एक और यूनिक फीचर जो इसका, और दिस इज द बोल्ड स्टेप taken by the framers of the Indian Constitution, that is the adult suffrage। यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर्स में जो मेंबर्स होते हैं, वो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, यहाँ पे जो मेंबर्स जो है जो इलेक्ट होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। वो डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो बाय पीपल जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। एडल्ट सफरेज में ये है कि बिलो 18 जो है अभी के टाइम पे बिलो 18 ईयर्स के जो है वो खाली वो वोट नहीं डाल सकते हैं। अबोव 18 उसके बाद कोई बार नहीं है एज का,
सो ओनली बिलो 18 नहीं डाल सकते हैं, अबो 18 कोई भी बंदा डाल सकता है। और ये इंडिया में इसलिए यूनिक और बोल्ड स्टेप इसलिए है क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ देम वायर इलिटरेट्स, और एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन without putting any kind of a bar, whether it's a gender bar, whether it's the residential bar or it's the चाहे वो लिटरेसी या लिटरेसी का कोई मसला हो, कोई भी बार इसमें नहीं रखा गया है। हर एक पर्सन को अलाउ किया गया है, इफ़ ही और शी इज़ 18 years old, शी कैन वोट फॉर हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो अडल्ट सफरेज है, इसको हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी कहते हैं, यूनिवर्सल सफरेज भी। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है इट्स अ वोटिंग राइट, इट इज बेसिकली अ वोटिंग राइट which is given to all the adults in a country within a political system who vote within a political system irrespective of gender or property or taxation or any other such qualification। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 है, where this universal adult suffrage has been adopted, and all the adults who are above 18, irrespective of any qualification, they have been given right to vote and to choose their representative। That's the unique feature of the Indian Constitution, one of the silent features of the Indian Constitution। अब अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है सिंगल सिटीजनशिप। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड देयर इज अ ड्यूअल पॉलिटी, सेंटर एंड द स्टेट, बट व्हेन इट कम्स टू सिटीजनशिप वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप हियर। तो हर एक सिटीजन को एक ही सिटीजनशिप है। There is no state citizenship nor any other thing। Every citizen have equal rights and every citizen have one citizenship। That is the secondary question, that we have a dual polity here। But at the same point of time, if we अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहाँ पे ये है ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक तो स्टेट सिटीजनशिप होती है, दूसरी नेशनल सिटीजनशिप होती है। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दो इट्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दो वी हैव द ड्यूअल पॉलिटी, बट व्हेन इट कम्स टू सिटीजनशिप we have a single citizenship only। That is the national wide citizenship, not the state citizenship। तो अब नेक्स्ट फीचर की बात करें, दैट इज द सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर की बात करें तो सेक्युलर का स्टेट का मतलब ये है कि द स्टेट विच डज नॉट हैव एनी रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इसका कोई रिलीजन नहीं होता है अपना। ये हर एक यहाँ पे सेक्युलर स्टेट हर एक स्टेट रिलीजन को जो है इक्वली ट्रीट करती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम जो प्रियम्बल है वो देखिए, देयर इज अ लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप टू ऑल द सिटीजन्स। इसमें अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, दीज आर द आर्टिकल जिन्होंने एक कंक्रीट शेप दी है ये कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट को। वायर एवरी सिटीजन हैज बीन गिवन राइट टू प्रोफेस और टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ इट्स ओन चॉइस। इसमें किसी तरह का कोई बार नहीं है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। It's not an absolute freedom। There are some restrictions over it, that one cannot profess or practice religion at the cost of public morality। at the same point of a time economic exploitation भी नहीं की जा सकती है under the order of freedom of religion। So this, yes, the citizens do have the fundamental right of freedom to religion, but at the same point of a time ये freedom right जो है या ये freedom जो है ये absolute freedom नहीं है। there are some restrictive measures over it। अब बात है fundamental duties की। fundamental duties ये है कि ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो लाया गया था। ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, और तब ये 10 ड्यूटीज थी।
बट इसमें 86th अमेंडमेंट में जो है ये 11 ड्यूटीज बनी, एक और ड्यूटी इसमें ऐड हुई। तो ये एक बेसिकली एक रिमाइंडर होता है एक सिटीजन के लिए दैट नो डाउट आपको पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और एक देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो उन फंडामेंटल राइट्स को जो एनफोर्स भी कराते हैं, और अगर उनमें कभी उनमें वायलेशन भी होती है तो दे डू टेक केयर ऑफ दैट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम citizens are being reminded that they have to behave in a certain manner or in a proper manner, और ये वो 10 duties है which every citizen needs to take care of and follow those duties, and that's why these are the fundamental duties which every citizen need to फॉलो। अब अगर लास्ट वाले एसेंशियल फीचर की बात करें तो वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मतलब इन्होंने एक पूरे जो 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पूरे हर एक विंग को, हर एक ऑर्गन को जो है मतलब अपने रूल्स और टू गवर्न इट्स ऑपरेशन ले डाउन किया सारे रूल। सेम इज द केस विद जुडिशरी, एंड टू सम एक्सटेंट मतलब जुडिशरी को फुल अथॉरिटी दी गई है, फुल इंडिपेंडेंस दी गई है। नो डाउट अंडर आर्टिकल 124 जो है वो दैट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम इनके अपॉइंटमेंट के बाद दे आर नॉट बीन कंट्रोल्ड बाय एनी अदर अथॉरिटी। तो यहाँ पे जजेस को जो है काम करने की इंडिपेंडेंस है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम जो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 or 227 the courts do have the power to challenge the constitutionality of any law if they wants to under the process of judicial review। वहाँ पे वो रिव्यू करते हैं whether the particular legislation or provision does have the constitutionality or not, and they can hold such if they feel, अगर उनको लगा कि किसी प्रोविजन है किसी लेजिस्लेशन में जो है वो it does not have the constitutionality or it violates the basic norms of the constitution, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो judiciary can hold that law or provision as void ab initio or void। जस्टिस खन्ना उन्होंने एक जजमेंट दी थी एक फंडामेंटल राइट्स केस केशवानंदम भारती केस, उसमें उन्होंने एक जजमेंट दी थी कि दैट फंडामेंटल राइट हैज बिकम द बेसिक एलिमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट how Indian constitution is unique constitution among all other constitutions in the world, and these are some silent features which makes it the lengthiest, the widest and the bulkiest constitution and the unique constitution in the world. So inshallah next lecture में प्रेम्बल पे बात करेंगे और भी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, एंड हाँ, काइंडली सपोर्ट अस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so that you will get the notification of each and every latest video. Till then, goodbye. Thank you.